हेलो बच्चों, वेलकम टू योगी क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग कॉस्ट चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे विद दिस टॉपिक मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट में आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूँ, फिर मैं डेफिनेशंस वगैरह लिखवा दूंगा। मान लीजिए यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर मतलब आटा, ठीक है। आटे के बारे में बात कर रहा हूँ, इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ 100 kg की, 100 kg आटा अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो 100 kg आटे को मान लो प्रोड्यूस करने में मेरे को जो रुपए लग रहे हैं ना, वो लग रहे हैं 1000 रुपए। ठीक है, ध्यान रखना 100 किलो आटा मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ 1000 रुपए का। लेकिन अब मैं क्या कहते हैं, जस्ट मैं चाहता हूँ कि एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करूँ, 101 kg। तो 101 kg पे अगर मेरे को क्या कहते हैं, मान लो कॉस्ट मेरी कितनी बढ़ रही है, ऑफ कोर्स 1000 से तो ज्यादा लगेंगे। तो 1000 से ज्यादा मेरे मान लो इतने लग रहे हैं, 1012 रुपए, राइट। तो मान लो 1012। तो यहाँ पे आप बोलोगे, देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है कि जस्ट एक यूनिट मैंने ज्यादा प्रोड्यूस करी। एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से टोटल कॉस्ट में फर्क कितने का आया? ये आया बेटा +12 रुपीज का। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई मार्जिनल कॉस्ट है इसकी 12। यानी कि ये क्या हो गई, क्या कहते हैं ये एक एडिशनल टोटल कॉस्ट हो गया है ना। एडिशनल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस, यानी इतनी एडिशनल कॉस्ट आपने खर्च करी जस्ट एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए। तो आइए इसी चीज को जो मैंने आपको समझाया इसकी डेफिनेशन के थ्रू आपको बता देता हूँ। तो आप इसको लिखोगे, मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन लिख लीजिए। देखो, इट रेफर्स टू एडिशनल एडिशन इट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। और इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। मार्जिनल कॉस्ट फॉर एन प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि 100 kg 1000 रुपए का था, और क्या कहते हैं 101 kg, ये बेटा सेल करने की बात नहीं कर रहा, मैं कॉस्ट बता रहा हूँ कि मेरे 1000 लगे 100 किलो आटा प्रोड्यूस करने के लिए ना। तो और 1012 लग रहे हैं एक कितने आटा प्रोड्यूस, 1 किलो एक्स्ट्रा करने के लिए। तो यानी कि अगर मैं यहाँ बोलूँ कि एमसीएन मेरे को किसकी निकालनी है, 101 की है ना। तो इसकी क्या निकलेगी, एम सी सॉरी टी सी 100 माइनस, सॉरी 101, क्योंकि एन यहाँ पे आपका क्या है 101। टी सी, देखो एन माइनस वन मतलब 101 में से माइनस कर दो 1, तो 100 आएगा। तो यहाँ पे देखो आप कैसे निकालोगे, बस इसका कहने का मतलब है कि जिसकी भी आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहे हो ना, उसकी टोटल कॉस्ट निकालो, उसमें से प्रीवियस वाले की सब्ट्रैक्ट कर दो। तो टी सी 101 कितने का था भाई, टोटल कॉस्ट 101 की 1012, और टोटल कॉस्ट 100 की कितनी है 1000। तो आपका देख रहे हो मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ गई भाई, मार्जिनल कॉस्ट आ गई 12 रुपए, जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको समझाया। तो अभी मैं आपको इसी को ना दूसरे एग्जाम्पल से भी समझाना चाहता हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्मूले से निकाली जाए। समटाइम्स आपको डेटा पता है कैसे दिया जाएगा, वो आपको बोल देगा कि मान लो कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसकी 2 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो कितने रुपए में, मान लो 200 रुपीज में। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई आप इसकी तो ठीक है, ये टीसी दे रखा है ना, 2 यूनिट ये क्वांटिटी दे रखी है आपको। तो आपको उसको बोला कि भाई 2 यूनिट आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो 200 रुपए में। अब वो आपको सीधा अगला डेटा 3 का नहीं देता, वो आपको कहता है भाई और आप ना 5 यूनिट कर पा रहे हो 350 रुपए में। तो वो आपसे पूछ रहा है बताओ भाई मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी। तो आप बोलोगे भाई मार्जिनल कॉस्ट, आप पता है कैसे निकालोगे इसकी, इसकी मार्जिनल कॉस्ट एक अलग फॉर्मूले से निकलेगी, और वो क्या है मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे हमेशा लिखोगे चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, अब आपने बढ़ाई यूनिट्स तो कितना आया, 350 माइनस 200 ये किया आपने, अपॉन, ठीक है कॉस्ट में चेंज तो इतना ही आया ना, कितने का है 150 रुपए का, अपॉन चेंज इन यूनिट्स, और यूनिट्स में कितना चेंज आया 5 माइनस 2, दैट इज 3। तो ये कितना आया आपका सॉल्व होके 50। तो आप बोलोगे भाई मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो गई इसकी 50। तो मार्जिनल कॉस्ट आपने निकालनी सीख ली कि भाई इससे 50। ये फॉर्मूला आप उसमें भी अप्लाई कर सकते थे जो मैंने अभी आपको 100 किलो आटा 1000 रुपए का बताया और 101
1012, अगर ये चीज यहाँ पे भी अप्लाई करोगे सेम चीज अप्लाई हो जाएगी। उसमें क्या आएगा, 1012 माइनस 1000 अपॉन 101 माइनस 100। तो इस केस में तो हमेशा नीचे 1 आ जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाला फॉर्मूला भी नोट करें। तो यहाँ पे बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का, एग्जाम में भी आ सकता है, ये बोल सकता है मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट। इसका रीजन आपको मैं बता दूं, मार्जिनल कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट से लेना देना नहीं है। रीजन इसका बहुत सिंपल है। अभी वही एग्जांपल को कैरी करता हूँ कि 101 सॉरी 100 केजी जो है आप 1000 में कर रहे थे, अब आप क्या कहते हैं 1012 केजी 12 सॉरी 1012 में कर रहे हो, ठीक है, इतने रुपीज में कर रहे हो। अब सॉरी 1001 केजी, 1001 केजी आप 1012 रुपए में कर रहे हो, ठीक है बेटा। अब एक बात सोचो, ये तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट की वजह से फर्क आ रहा है इसमें। मैं यहाँ पे आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप 100 केजी प्रोड्यूस कर रहे थे ना, तब भी मान लो आपको फिक्स्ड कॉस्ट एक वही देनी थी जितनी इसमें फिक्स्ड कॉस्ट देनी है। चाहे आप इसमें n प्रोड्यूस करो, चाहे n-1, चाहे n+1, चाहे ज्यादा करो चाहे कम। ध्यान रखना, आप ये लिखोगे total fixed cost in case of n products minus total fixed cost in case of n+1 product, या फिर n-1 प्रोडक्ट कर लो, ठीक है, n-1 प्रोडक्ट। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 0 रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। फिर से सुन लो अगर नहीं समझ में आया हो। मेरा कहने का मतलब है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर आप 100 किलो प्रोड्यूस कर रहे हो, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जब आप 99 या फिर अगर मान लो कि आप 101 प्रोड्यूस कर रहे हो और यहाँ पे 100 प्रोड्यूस कर रहे हो, तो दोनों के केस में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो भाई सेम रहनी है। तो अगर दोनों सेम रहनी है तो सेम नंबर को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो ध्यान रखना, हमेशा सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट किस केस में निकली जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट के केस में, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो MCN इज इक्वल्स टू टोटल, अभी मैंने आपको TC वाला लिखवाया था ना टोटल कॉस्ट, तो आप ये भी लिख सकते हो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू TVCN माइनस TVCN-1, ठीक है। ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के केस में होएगा, मार्जिनल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के केस में 0 होता है हमेशा। अब बच्चों मैं आपको ना एक क्या कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। मार्जिनल कॉस्ट कर्व, राइट। अभी मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या है ये देख लो यहाँ पे। ये देखो मार्जिनल कॉस्ट कर्व कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा, उसके बाद एक चीज समझाने वाला हूँ। मार्जिनल कॉस्ट लिखोगे और ये मार्जिनल कॉस्ट किस में होगी भाई, रुपीस में, और यहाँ पे होंगे बेटा आउटपुट, ठीक है। मैंने आपको एक चीज समझाई थी अगर बेटा आप ना नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते हो प्रोडक्शन के अंदर, मान लो वही पुरानी वीडियोस में भी मैंने ये एग्जांपल लिया था कि एक लैंड है, इस लैंड पे क्या कहते हैं 100 चेयर्स बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी 100 चेयर्स बन सकती है, मान लो इसकी कैपेसिटी 100 चेयर्स बनने की, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो बनाता है सिर्फ 80 चेयर। तो एक बात सोचो कि भाई वो जब इसको क्या कहते हैं इंक्रीज करेगा, 90 लाएगा, तो इसका एफिशिएंसी बढ़ेगी ऑफ कोर्स। तो एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, मार्जिनल कॉस्ट थोड़ी कम लगेगी, फिर ये 100 तक जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया हो जाएगा, यहाँ पे तो फुल एफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ऊपर ऊपर और क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे ना कॉस्ट उसकी और बढ़ने लगी, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है उससे ज्यादा काम रखने की। तो क्या आपको समझा रहा हूँ मैं कि अगर इसकी लैंड की कैपेसिटी है सिर्फ 100 चेयर्स की और आप 80 कर रहे हो, तो आप तो कम कर रहे हो, तो आप इसको बढ़ा सकते हो। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कम लगेगी, आपको प्रॉफिट मिलेगा कहाँ पे, मैक्सिमम जहाँ पे 100 चेयर्स आप प्रोड्यूस करते हो। लेकिन उससे ज्यादा अगर आप करने लग गए तो बेटा आपकी मार्जिनल कॉस्ट ना और बढ़ती चली जाएगी। तो इसका डायग्राम आप समझने की कोशिश करना कि इसी चीज के हिसाब से देखो, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जैसे ये जो है ये आउटपुट बेटा ऐसे बढ़ रहा है। मान लो अभी आपके क्या कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट इतनी लग रही है, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट आप बढ़ा रहे हो मार्जिनल कॉस्ट कम हुई, लेकिन एक पॉइंट तक ही कम होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, मैंने जैसे यहाँ पे बताया कि फिर उसके बाद जब आप बढ़ाओगे 110 कर रहे हो या 120 जो भी कर रहे हो, तो अब मार्जिनल कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ती चली जाएगी। इसको बोलेंगे हम आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो बच्चों अब हम लोग करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। तो शॉर्ट रन में जितने भी आपने कॉस्ट पढ़े ना, उन्हीं की कर्व्स का रिलेशनशिप पढ़ेंगे। जैसे कि ये आपने एवरेज कॉस्ट पढ़ा था, अभी मार्जिनल कॉस्ट मैंने आपको पढ़ाया है। तो इन दोनों, ये एवरेज कॉस्ट पिछली वीडियो में मैंने कवर किया था,
तो आप उसको जाके देख सकते हैं। जितनी भी कॉस्ट दिख रही है एबीसी, ये सब टीवीसी, ये सब मैंने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है, तो आप पुरानी वीडियो को जाके इसको देख सकते हो। तो अभी मैं आपको इनके रिलेशनशिप बताता हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है? तो यहाँ पे हम डायग्राम स्टडी करेंगे और इससे देखेंगे कि कैसे ये दोनों आपस में कॉस्ट रिलेट करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ। तो ये है सबसे सॉरी पहला एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। देखो इसका बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ और यहाँ समझने की कोशिश करना आप इस ग्राफ में कि यहाँ पे तो चलो ग्राफ में मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट, राइट? और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आउटपुट, ठीक है? आपको ना एक्चुअली पुरानी वीडियोस में अगर आप देखोगे मैंने इनके ग्राफ आपको सेपरेटली बना के दिखाए थे। अगर एवरेज कॉस्ट एवरेज सॉरी ये एसी है, एवी नहीं है, एवरेज कॉस्ट बोला है मैंने, ठीक है? तो एसी है। तो आपको अगर याद हो आप पुरानी वीडियोस में भी देख सकते हो, मैंने एवरेज कॉस्ट का ग्राफ बनाया था। वो ग्राफ ऐसे यू शेप का था, थोड़ा-सा डीप था, ऐसा, ठीक है? और ये अभी मैंने एमसी वाला ग्राफ तो अभी आपको मैंने बना के दिखाया। ये कुछ ऐसा ग्राफ था, ठीक है? ये ऐसे जा रहा है। और ये एमसी वाला ग्राफ अभी मैंने आपको बना के दिखाया कि लाइक वो कुछ ऐसा है, ठीक है? ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। इस पॉइंट के बाद ये ऊपर जा रहा है ना, सॉरी इस पॉइंट के बाद ये ऊपर जा रहा है। तो ये ग्राफ कुछ आपका ऐसा जाएगा, ठीक है? इसको थोड़ा-सा ठीक कर लेते हैं। ये होता है आपका एमसी और ये होता है आपका एसी, ठीक है? तो यहाँ पे देखो आपने पहले ना हमेशा क्या करना है, दोनों के सेपरेट कर्व्स को एज़ इट इज़ बना देना है। यहाँ पे आपको ये रिलेशन समझना है इसके बीच में। देखो, सबसे पहले आप समझो एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट होती है कि भई आपको किसी भी एक यूनिट को बनाने में लगभग कितनी कॉस्ट लग रही है, ठीक है? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला भी लगाया था आपने, कैसे निकाला था एवरेज कॉस्ट? कि टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। जितने भी जैसे आप अगर 100 किलो क्या कहते हैं आटा अगर प्रोड्यूस कर रहे हो ₹1000 की उस कॉस्ट पे, तो यानी कि 1 किलो आटा कितने में कर रहे हो आप? ₹10 में कर रहे हो। दैट इज़ 1000 टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी कितनी थी? 100, तो 1000 अपॉन 100 हो जाएगा, राइट? जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भई अगर आप 100 केजी ₹1000 में कर रहे हो, तो यानी कि 1 केजी कितने में कर रहे हो? 1000 अपॉन 100, दैट इज़ ₹10 में, तो 10 हो गई उसकी एवरेज कॉस्ट। तो ये ग्राफ वही है। तो अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स को देखो स्टार्टिंग में, अगर आप क्या कहते हैं इसको बढ़ाते हो, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ कोर्स कम होगी। मैंने आपको बताया भी था क्योंकि यूटिलाइज़ेशन ज़्यादा बेटर हो पाता है, आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, ठीक है? रिटर्न ऑफ फैक्टर आपको ज़्यादा मिलता है। लेकिन फिर जैसे-जैसे एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहाँ पे रिटर्न ऑफ फैक्टर कांस्टेंट हो जाता है। रिटर्न ऑफ फैक्टर मतलब आपको क्या कहते हैं, 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। एक फैक्टर को इंक्रीज़ करने में आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। बट इस पॉइंट पे वो इक्वल हो जाता है, कांस्टेंट सा, और फिर इसके बाद क्या कहते हैं और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है समझना कि यहाँ पे व्हेन एमसी फॉल्स, ठीक है? व्हेन एमसी इज़ लेस देन एसी, जब आपका देखो एमसी जो है ना बेटा ये कम है ना, अभी एसी से कम है, तो जब तक एसी से कम है ना ये, तब तक तो ये नीचे गिर रहा है। देख रहे हो? ये जो है ये क्वांटिटी नीचे है ना इसके एसी वाले कर्व से, यहाँ तक नीचे थी ये क्वांटिटी और यहाँ तक ही ये नीचे गिर रहा था। इसके बाद ये बढ़ रहा है। तो व्हेन एमसी इज़ लेस देन एसी, ठीक है? एसी फॉल्स, पहला केस तो ये आ गया, राइट? अब जब MC इज इक्वल्स टू AC है, तो बेटा ये तो कांस्टेंट है, ठीक है? यहाँ पे रखना AC इज कांस्टेंट। यहाँ पे आपका AC क्या रहेगा? जब तक MC और AC आपस में इक्वल होंगे यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जैसे ही MC बढ़ा AC से, देख रहे हो ये ऊपर हो गया, यानी कि ये ज्यादा होगी क्वांटिटी इस पॉइंट पे। MC आपका क्रॉस कर गया, ऊपर जा रहा है किससे? AC के ऊपर निकल गया। तो जब ऐसा होएगा तो देखो जहां से जिस पॉइंट से वो ऊपर निकलने लगा, यहाँ से ही आपकी एवरेज कॉस्ट राइज होने लग गई। तो यहाँ से आप बोलोगे एसी राइजेस। अब इसकी कॉमन सेंस देखो, यार सिंपल सी बात है, अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम है एवरेज कॉस्ट से, ठीक है? मार्जिनल कॉस्ट जैसी अगर कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट बेटा आपकी बढ़ती रहेगी ना, तो आपकी एवरेज कॉस्ट भी क्या आएगी, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो भी इंक्रीज करने लग जाएगी। अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट से ऊपर हो गई, ठीक है? मान लो देखो ये है इतना, ठीक है? अगर मान लो कि मैंने अब आपको यहाँ पे बोला अगर 101 किलो आटा आप ₹1008 में कर रहे हो, तो यहाँ पे आप देखना आपकी मार्जिनल कॉस्ट है बेटा ₹8, ठीक है? और यहाँ पे आपकी एवरेज कॉस्ट है 10, तो आप देख रहे हो
कि अगर मैं क्या कहते हैं जितनी अभी तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जब मेरी 10 चल रही है, तो आप तो इसको जब तक ऐड करते रहोगे 8 को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मान लो अगर ये होता है 112, तो बेटा अभी यहाँ पे एक बात सोचो, 101 और 100 इसका अगर आप एवरेज निकालते हैं ना बेटा, तो कम ही आता, ठीक है? लेकिन अब मान लो 101 केजी केक जो है आप सॉरी 101 केजी जो आटा है, वो आप ₹112 में कर रहे हो, तो यहाँ पे एमसी आपका आ रहा है 12, ठीक है? और ये है आपका कितना 10 आपका एसी एवरेज कॉस्ट। तो अब यहाँ पे देखिए एवरेज कॉस्ट जो है ना बेटा, वो कम हो गई, यानी कि एमसी इज ग्रेटर देन एसी हो गया। तो इस केस में क्या होगा, अब ये जो आप नए-नए आइटम्स डालते रहोगे ना इसके अंदर, तो ओवरऑल जब आप एवरेज निकालोगे कॉस्ट का, वो राइज़ कर जाएगा पहले से। ठीक है? क्योंकि अब और महँगे लग रहे हैं आपको इनपुट्स, इनपुट्स अगर महँगे पड़ रहे हैं तो ओवरऑल कॉस्ट आपकी जो है वो बढ़ेगी। ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगी तो भई एवरेज कॉस्ट आपकी ऑफ कोर्स इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट आपको मैंने बताया था एवीसी और एमसी के बीच में, एवीसी एंड एमसी। अब देखो वहाँ पे जो बेटा मैंने एवरेज कॉस्ट यूज़ किया था ना, तो वो एवरेज टोटल कॉस्ट थी। यहाँ पे फ़र्क क्या है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो वो क्या थी, एवरेज टोटल कॉस्ट, वो थी एसी और एटीसी एक ही बात होती है, और ये मैं बात कर रहा हूँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? तो अब यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का अगर आपको याद हो, आपने डायग्राम कुछ ऐसा पढ़ा हुआ था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम कुछ ऐसा था। और यहाँ पे यही मैं बता देता हूँ, यहीं से स्टार्ट होगा आपका एमसी वाला ग्राफ, ये कुछ ऐसे जाएगा, ये यहाँ पे आपका ऐसे हो गया। तो इसमें भी सेम सी चीज़ें हैं आपकी, जो पिछली बार वाली जो मैंने आपको लिखवाई थी ना, वही सेम सी चीज़ है। बट यहाँ पे एक इसमें जो गैप है ना स्टार्टिंग में, ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और एमसी का गैप बहुत कम देखने को मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी-सी अलग है। ये एमसी का है और ये एवीसी का है। यहाँ पे कॉस्ट लिखना ना भूलें, कॉस्ट इन रुपीज़, और यहाँ पे आउटपुट्स हैं आपके इन यूनिट्स। ठीक है? तो आप इसमें भी सेम ही चीज़ अप्लाई कर दोगे कि जब जब आपका एमसी जो था वो लेस था एवीसी से, ठीक है? तब तक तो क्या हो रहा था, एवीसी आपका फॉल कर रहा था। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कम है ना ये, कम है, कम है, कम है, तो ये फॉल कर रहा है, ये भी फॉल कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये ऊपर क्रॉस किया, ये भी राइज़ करने लग गए एवीसी भी यहाँ से। और एक चीज़ और भी लिखनी है, जब से एमसी और एवीसी अगर इक्वल होते हैं, तो एवीसी आपका वहाँ पे कांस्टेंट रहता है, ना राइज़ करता है, ना फॉल, कांस्टेंट ही स्पेलिंग ठीक लिख लेना आप लोग, ठीक है? और ये मिनिमम पॉइंट होता है यहाँ, ये मिनिमम पॉइंट है, इससे नीचे कुछ नहीं, ठीक है? और ये आपका क्या कहते हैं, अगर एमसी ग्रेटर हो गया, जैसे यहाँ पे हो गया, ग्रेटर देन एवीसी, तो आपका जो एवीसी है ना बेटा, वो राइज़ेस, इट राइज़ेस। तो ये हो गया आपका इसका एबीसी और एमसी का रिलेशन। तो बच्चों अब हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एवीसी, एमसी। अभी मैंने आपको है ना सेपरेटली बताया था एसी और एमसी के बीच में रिलेशनशिप, और एवीसी और एमसी के। अब इसी को बस कंबाइन करना है हमको, और कंबाइन करके देखो आपको क्या पता चलेगा। तो आप इसको थोड़ा डायग्राम को ढंग से बना लेना, ठीक है? कंबाइन अगर मैं करता हूँ तो देखो, सबसे पहले मैंने आपका ये एसी का डायग्राम बनाया था, राइट? फिर इसके बाद मैंने आपको एमसी का डायग्राम बना के दिखाया था, और एबीसी का डायग्राम, है ना? तो एबीसी का डायग्राम यहीं पे बनाता हूँ मैं। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ठीक है? और इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊँगा, ये कुछ ऐसा बनेगा एमसी का। ये हो गया आपका एमसी, दिस इज़ एसी, दिस इज़ एबीसी। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख लेना, दिस इज़ अगेन कॉस्ट इन रुपीज़, और ये जो है आपकी यूनिट्स थी आउटपुट की, ठीक है? आउटपुट यूनिट्स, राइट? तो ये हो गया आपका, ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन दिस। अब यहाँ पे ना आपको हमेशा ध्यान रखना है, एसी, आप यहाँ पे खुद देख रहे हो, एसी इज ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन एबीसी। क्यों? एसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एबीसी, सिंपल सी बात है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट है, एवरेज टोटल कॉस्ट, इसके अंदर एवरेज फिक्स कॉस्ट भी ऐड होती है, राइट? मैंने आपको बताया भी था कि ये जो एसी होता है, ये होता है टीएफसी, टोटल फिक्स्ड, सॉरी, अगर इसको मैं एएफसी बोलूँ, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हमेशा सम होता है। तो एवरेज कॉस्ट तो हमेशा हमेशा ज़्यादा आएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, ठीक है? तो इसीलिए एसी इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर देन ईवीसी, और आप देख सकते हो कि भई ये जो ग्राफ है इसको टच भी नहीं कर रहा है। ये हमेशा नीचे रहने वाला ग्राफ है। ये जो एवीसी है हमेशा नीचे रहेगा एसी, ठीक है? तो ये हो गया, और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना बेटा, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है हमेशा।
एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा इनके बीच का ऐसा एक गैप रहने वाला है, वो जो कि कभी चेंज नहीं होगा, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि ये ना एमसी जो होता है ना, हमेशा ध्यान रखना, एमसी कट्स द एसी एंड एवीसी एट देयर मिनिमम पॉइंट्स। मतलब देख रहे हो आप, जहां पे ये वैल्यू मिनिमम हो रही है ना एसी की, यहाँ पे ही कट करके गया है एमसी, और जहां एवीसी की मिनिमम वैल्यू गई है वहां पे ही एमसी कट करके गया। तो ध्यान रखना, एमसी कट्स एसी एंड एवीसी एट देयर मिनिमम पॉइंट्स, राइट। और आप ये भी बोल सकते हो क्योंकि एवीसी हमेशा एसी हमेशा बड़ा होता है एवीसी के, तो आप ये बोलोगे एसी एंड एवीसी नेवर इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपस में कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करते हैं, इसका भी ध्यान रखना। तो बच्चों अब आप देखिए जो फोर्थ केस है ना, वो एसी एंड एवीसी का, इसको मैं सेपरेटली कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अभी आपको ये उसमें बता दिया है, एसी और एवीसी मैंने आपको उसमें बता दिया इससे जस्ट पहले वाले केस में, तो इसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इसमें आते हैं हम लोग एसी एंड एमसी, ये जो आपका है फिफ्थ केस। तो सॉरी टीसी और एमसी, टोटल कॉस्ट अपॉन क्या कहते हैं आपकी ये जो है एमसी, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ पे ना ध्यान रखना, ये एक ग्राफ के अंदर नहीं बनेंगे, बट इसको मैं ऐसे शो कर सकता हूँ, एक ग्राफ और दूसरा ग्राफ इसके जस्ट नीचे। इसका रीजन है, ठीक है। तो ये जो है, क्योंकि देखो मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू एक्चुअली बहुत ज्यादा छोटी होती है कंपेरेटिव टू टोटल कॉस्ट, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, जो टोटल कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है तो कॉस्ट ही, बट ये जो कॉस्ट होती है ना टीसी के लिए, ये बड़ी कॉस्ट होती है। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, टोटल कॉस्ट पहले ऐसे ऐसे इंक्रीज होती है, धीरे 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 ऐसे। आपने इसका डायग्राम पहले भी पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा। तो ये हो गया टीसी। अब यहाँ पे जो जो चेंज वाला हिस्सा है ना, वो मैं आपको यहाँ पे कंसिडर करना चाहता हूँ कि ये यहाँ इस पॉइंट से ज्यादा ना चेंज होने लगा। तो ये चेंज पता है क्यों हुआ, यहाँ से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा ऊपर। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। इस पॉइंट ऑफ, पहले तो मार्जिनल कॉस्ट कम कम थी, लेकिन इस पॉइंट से मार्जिनल कॉस्ट ना बढ़ने लग जाती है। तो जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लग जाती है ना, तो ये ज्यादा रेट के साथ टोटल कॉस्ट ऊपर जाने लगती है। तो मेन चीज यही थी इसमें समझने की, कि जैसे ही आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज होना स्टार्ट करती है, वहीं आपका जो रेट है ना, इसका क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट का चेंज होने का रेट, ये एकदम से बढ़ जाता है, मतलब बढ़ने लग जाता है ये रेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप, ये अगेन कॉस्ट है। तो रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड एमसी हो गया ये आपका। दिस इज द आउटपुट इन यूनिट्स, दिस इज अगेन द आउटपुट इन यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें आपको जो मेन चीज है वो क्या समझनी है कि टीसी, व्हेन टीसी राइजेस एट डिमिनिशिंग रेट, एमसी डिक्लाइन। यानी कि आप ये लिख सकते हो, व्हेन टीसी राइजेस, टीसी हमेशा राइज करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। व्हेन टीसी राइजेस, व्हेन टीसी राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, मतलब कम, डिमिनिशिंग रेट, तो एमसी डिक्लाइन। आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, ये ना एक्चुअली बहुत धीरे बढ़ रहा है। ये मैंने स्लोप इसकी बहुत ज्यादा दिखा दी है, कम होगी इसकी स्लोप। ऐसे बढ़ रहा है ये, ठीक है, इसको भूलिए, ऐसे बहुत धीरे 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 राइज कर रहा है। तो जब तक ये धीरे धीरे तब तक राइज कर रहा था जब तक आपकी एमसी डिक्लाइन हो रखी थी। जैसे ये ऊपर गई वैसे ये बढ़ने लग गया। ठीक है, तो आप ये लिखोगे, यहाँ पे लिख सकते हो, व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीज इन टीसी स्टार्ट्स राइजिंग। जैसे ही आपका रेट जो है ना टीसी का, ये स्टार्ट हो गया राइज करना, तो ये जो आपका एमसी है ये इंक्रीज होने लग गया, राइट। तो ये कॉस्ट आपकी इंक्रीज होने लगी जैसे जैसे टीसी ऊपर। दैट्स इट। अब रह गया हमारा लास्ट टॉपिक, और ये किसका रिलेशनशिप है, टीवीसी एंड एमसी, राइट। अब बेटा ये ना बहुत सिंपल सी चीज है एक्चुअली, अगर आप समझो तो यहाँ पे आपको ना मैं इन दोनों के बीच का एक रिलेशन सिंपल सा बताता हूँ कि ये जो सबसे पहले तो आपका काम है एमसी वाला, इसमें जो कर्व है वो बनाना। तो एमसी वाला कर्व आपका कैसे बनता है, आपने सीखा हुआ है कि भाई ये कर्व ऐसे बनता है। ठीक है, अब मैं आपको टीवीसी बताता हूँ। मान लो आपको सिर्फ यहाँ तक का केस कंसिडर करना है, ये है आपका एमसी ग्राफ। तो यहाँ पे ना आपको एक चीज बता दो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता है कैसे निकलती है। आप सारी एमसी को ऐड कर लो, आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, जितनी भी एमसी की वैल्यू आएगी ना, मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू, उन सबको ऐड कर लो, आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। चलिए इसी चीज को मैं एक एग्जांपल के साथ लेता हूँ।
मान लीजिए कि क्या कहते हैं, आपको ना 50 रुपए आपके लग रहे हैं। कितने आटे के, मान लो कि अगर आपको 100 केजी आटा, मान लो आप स्टार्टिंग में ना आटा का प्रोडक्शन करते हो, तो आटे के प्रोडक्शन के लिए 50 रुपए तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट लग ही रही है। ठीक है, तो मान लो ठीक है भाई 50 रुपए तो लग रही है। तो अगर आप 1 केजी प्रोड्यूस कर रहे हो तो भी 50 लग रही है। अब मान लो 2 केजी प्रोड्यूस कर रहे हो तो अब मान लो आपकी 51 कॉस्ट लग रही है। 3 केजी प्रोड्यूस कर रहे हो तो मान लो 52 कॉस्ट लग रही है। फिर 4 केजी, ऐसे 53 लग रही है। तो वैसे ही आपकी कॉस्ट धीरे-धीरे बढ़ रही है। ठीक है, धीरे-धीरे। अब यहाँ पे आप देखो मार्जिनल वैल्यू कितनी बढ़ी? 1। यहाँ पे भी मार्जिनल वैल्यू कितनी बढ़ी? आपकी यहाँ पे भी 1। तो अगर मैं कहता हूँ, और यहाँ पे भी कितनी मार्जिनल वैल्यू बढ़ेगी? आप जब 1 केजी प्रोड्यूस कर रहे थे इतना, तो मार्जिनल वैल्यू टोटल कितनी बढ़ेगी भाई? 1 यहाँ पे बढ़ेगी, 1 यहाँ पे बढ़ेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ दिखाना, यहाँ मान लो कि इसको ना केस मानो, हाँ, इतना। अगर आप 1 भी केजी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो यहाँ पे तब भी आपके यहाँ पे पता है कितने रुपए लग रहे थे? आपके 49 रुपीज़ लगेंगे। तो अब यहाँ पे कितनी बढ़ी? जब आप 1 भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे तब 49 तो लग ही रहे थे। ठीक है? जैसे ही लेकिन आपने 1 प्रोड्यूस किया, तो आपका +1 हो गया। राइट? कितना हो गया आपका एक्स्ट्रा? +1 एक्स्ट्रा हो गया। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है यहाँ पे? देखो, तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग? हम देखते हैं कि भाई टोटल कॉस्ट क्या है, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट हटा दो। तो टोटल कॉस्ट देखो 4 केजी में अगर मैं बात करूँ, 4 केजी के केस में टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है? 53। इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी भाई? जब आप 0 केजी प्रोड्यूस कर रहे थे? 49। जब आप इसको हटा दोगे, तो ये आपकी क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी निकल के। क्योंकि टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट हटा दो, आपको वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी, दैट इज़ 4। ठीक है? अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो 4 है, और यहाँ देखो, जितने भी आपने एमसी निकाले थे, जितने भी आपने मार्जिनल कॉस्ट निकाली थी, इन सबका सम भी कितना है? 4। तो ध्यान रखना, ये जो आपकी जो बेटा टीवीसी होती है ना, दैट इज़ टीवीसी, इट इज़ समेशन ऑफ ऑल एमसी, इन सबका सम होता है। ठीक है? तो और आपको एक बात बताता हूँ, ग्राफ के अंदर ये सम पता है रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एरिया अंडर द कर्व से। कैसे? इसके नीचे का बेटा ये जो एरिया है ना, इसका सम, ये पूरे एरिया का सम, ये होएगा टीवीसी के बराबर। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है? दिस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, द एरिया एरिया अंडर द एमसी कर्व रिप्रेजेंट्स टीवीसी, सिंपल एज दैट। तो ये होता है इसका डेफिनेशन। ठीक है? तो समेशन ऑफ ऑल, आप ये भी लिख सकते हो, टीवीसी, ये टीवीसी इज समेशन ऑफ ऑल एमसी ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो टीवीसी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमसी, और इसको रिप्रेजेंट ऐसे कहते हैं, एरिया अंडर दिस एमसी कर्व represents TVC. That's it. तो बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया हो। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है? इसी के साथ कॉस्ट चैप्टर तो हमारा खत्म ही होता है। कुछ न्यूमेरिकल्स है, आप लोग बुक से भी ट्राई कर सकते हो न्यूमेरिकल्स। वो सारे न्यूमेरिकल्स, दीज आर बेस्ड ऑन दोस फॉर्मूलाज व्हिच आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस 2 वीडियोस एंड दिस। ठीक है? तो आप लोग उसको ट्राई कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आया, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उनको क्लियर करने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, पूरा चैप्टर पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।